सीएम योगी के कड़े निर्देशों के बाद अवैध तौर पर रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी रोहिंग्याओं को लेकर दायर की याचिका पर कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यहां गैर कानूनी ढंग से कोई आया है तब भी आप उनके लिए रेड कार्पेट चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम योगी ने यूपी में रह रहे बांग्लादेशियों को तलाश कर डिटेंशन सेंटर में भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। लखनऊ में बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। डीसीपी निपुण अग्रवाल की अगुवाई में पुलिस टीम ने इन इलाकों की सघन जांच की। साउथ जोन में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर चेकिंग की। वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जिसमें कि एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसमें जो लेबरर काम करते हैं उनकी बस्ती और साथ ही साथ जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास में जितनी भी झुग्गियाँ हैं उसमें हम लोग वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। इनके पास से इनके आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि को चेक करा जा रहा है। एयरपोर्ट और निर्माणाधीन साइट्स के पास बनी बस्तियों में रह रहे लोगों के आधार कार्ड चेक किए गए। कई लोगों के आधार कार्ड असम के मिले हैं। उनके असम के मूल निवासी होने की पुष्टि करने के लिए वहां की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। लोग का आधार कार्ड कामरूप डिस्ट्रिक्ट और बारपेटा डिस्ट्रिक्ट आसाम का पाया गया है, जिसमें कि हम वहां के लोकल थाना अध्यक्षों से पत्राचार करके एक बार फिजिकली भी इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये वहां के मूल निवासी हैं या नहीं है। और कुछ अनियमितताएं पाई जाती है तो इसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं को लेकर दायर याचिका पर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है कि आप जानते हैं वे घुसपैठिए हैं। भारत के उत्तरी बॉर्डर बहुत संवेदनशील है। आप जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। अगर कोई यहाँ गैर कानूनी ढंग से आया है तब भी आप उनके लिए रेड कार्पेट चाहते हैं। वे सुरंगों के जरिए घुसते हैं और फिर आपके खाने, निवास के अधिकारी, बच्चों की शिक्षा आदि के अधिकारी हो जाते हैं। क्या हम कानून का दायरा इस तरह खींचना चाहते हैं? पूरे यूपी में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तलाश का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। सीएम योगी के साफ निर्देश है कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी मिलेंगे उन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। महाराष्ट्र के रहने वाले 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने वाराणसी में बड़ी उपलब्धि हासिल की। देवव्रत महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा के 2000 मंत्रों वाला दंडक्रम पारायण पाठ को बिना किसी रुकावट के 50 दिनों में पूरा किया। इसमें नई वैदिक श्लोक और पवित्र शब्दों का बिना गलती के उच्चारण शामिल है। महाराष्ट्र के छोटे से गांव में जन्मे 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने वो कर दिखाया जिसको बड़े से बड़े विद्वान नहीं कर पाए। लगभग 200 साल बाद वेदमूर्ति की उपाधि हासिल की। करीब 200 साल पहले नासिक के नारायण शास्त्री देवी ने वेदमूर्ति की उपाधि प्राप्त की थी। देवव्रत महेश रेखे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। उनके पिता महेश चंद्रकांत रेखे खुद बड़े विद्वान हैं और उनके पहले गुरु भी हैं। महज 5 साल की उम्र से देवव्रत ने वेद मंत्र बोलना शुरू कर दिया था। वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे की उपलब्धि पर पीएम मोदी ने भी जमकर तारीफ की। पीएम ने एक्स पोस्ट में लिखा कि 19 साल के देवव्रत महेश रेखे जी ने जो उपलब्धि हासिल की वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है। काशी से सांसद के रूप में मुझे इस बात का गर्व है कि उनकी ये अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संपन्न हुई। उनके परिवार, संतों, मुनियों, विद्वानों और देश भर की उन सभी संस्थाओं को मेरा प्रणाम जिन्होंने इस तपस्या में उन्हें सहयोग दिया। वहीं वाराणसी में तमिल संगमम कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने देवव्रत महेश रेखे का सम्मान भी किया। तो सीएम योगी ने देवव्रत महेश रेखे का सम्मान किया। तमिल संगमम के दौरान सम्मान किया। दरअसल काशी में ही वो सभी परंपराएं संपन्न की गईं, जिसके बाद उनको वेदमूर्ति की उपाधि दी गई। 200 साल बाद किसी ने वेदमूर्ति की उपाधि को प्राप्त किया है और सीएम योगी ने उनका सम्मान किया। इस वक्त काशी में काशी तमिल संगमम चल रहा है और इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सम्मानित किया। आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किया जाएगा।
दंडकर्म पारायणम पाठ को बिना रुके 50 दिन में पूरा करने वाले देवमूर्ति देवव्रत महेश रेखे और उनके पिता ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। दंडक्रम पारायणम से आए श्री देवव्रत रेखे ने काशी में एक बार वेद में रिकॉर्ड कायम किया है। यह रिकॉर्ड ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद तारीफ करना पड़ा। हमारे साथ उनका पूरा परिवार है यहाँ पर, जिन्होंने 50 दिन तक मेहनत करके इस अध्यात्म में वेद में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। हम सीधे इनसे जानते हैं कि क्या यह रिकॉर्ड है और क्या ये वेद है कि इतना इसमें मेहनत करना पड़ा और प्रधानमंत्री मोदी को भी इसकी तारीफ करनी पड़ी। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम देवव्रत महेश रेखे है। मैं अहिल्या नगर से हूँ, महाराष्ट्र प्रांत से। और यह जो अभी पारायण हुआ है दंडक्रम का, तो यह सब पूज्य हमारे गोडसे गुरुजी एवं मेरे पिताजी एवं मुख्य श्रोता श्री देवेंद्र रामचंद्र गढ़ीकर जी, उनको समर्पित है। और भारतीय जो जिसका मूल वेद है उसका रक्षण होने के लिए और विश्व कल्याण के लिए यह पारायण हुआ है। और अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर यह पारायण मुझसे गुरुजी ने करवाया है। 200 साल बाद कहा जा रहा है कि इसको दंडक्रम पारायण को किया गया है, तो कैसे ये दिमाग में आपके आ गया? जी, जैसे हमारे वेद में होता है संहिता पदक्रम यह मूल है और जटामाला जो अष्टविकृति है वह प्रकृति है। तो अष्टविकृतियों में सबसे कठिन विकृति है दंडक्रम। तो 2002 में 23 साल पूर्व मेरे पिताजी ने यहाँ पर जिस स्थान पर मैंने पारण किया है उसी स्थान पर मेरे पिताजी ने पारण घन का पारण किया था। उसके बाद 2-3 साल में पूज्य जो श्रोता जी है उन्होंने पुणे में पारण किया था। तो ऐसे करते करते कुछ 5-6 घन पारण हो चुके थे, परंतु दंडक्रम पारायण तो कुछ हुआ नहीं था। तो पूज्य पिताश्री ने आज्ञा की कि घन पारायण तो बहुत हो चुके। एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जिसके चलते लोकसभा में कामकाज नहीं हो सका और कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई। संसद के शीतकालीन सत्र में जहां विपक्ष एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है, वहीं बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहता। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में एसआईआर के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि सरकार विपक्षी नेताओं के संपर्क में है। आज मैं ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे। आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ, मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि एसआईआर बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इससे बचना चाहती है। एसआईआर क्योंकि तमाम बेलों मर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि बिहार में बड़ी हार के बाद विपक्ष बौखला गया है। ये मुद्दा उन्होंने पहले भी बनाया था, संसद में उठाया और संसद के बाहर भी उठाया था। जब बार बार वो जनता के द्वारा प्रत्याख्यित हो रहे, रिजेक्ट हो रहे, उनके मन में कुंठा आ रही है। संसद में हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी भी विषय पे सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है, चर्चा की सभी प्रकार की गुंजाइश है, सभी प्रकार की आलोचना हो सकती है, लेकिन उनको एक बहाना चाहिए। वहीं एसआईआर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि वोटर लिस्ट में अब कोई घुसपैठिया नहीं रहेगा। कांग्रेस, एसपी और टीएमसी के सत्ता में आने का सपना अब सपना रह जाएगा। मंत्री ओपी राजभर ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी और जो तथाकथित इंडी गठबंधन है, या एसआईआर प्रक्रिया से बौखला गए हैं। ये बूथ लूटने वाले देश को लूटने की साजिश कर रहे थे, प्रदेशों को लूट रहे हैं जहां इनको मौका मिला है। तो अब देश आगे बढ़ गया है और चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसका वेलकम कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पे लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह सच है कि कोई मतदाता सूची के अंदर घुसपैठिया नहीं रहेगा। ये तो अनवरत विरोध कर रहे हैं। बिहार में विरोध करके देख लिए,
13 इसमें भी विरोध करके जो 12 राज्यों का है उसको भी देख लेंगे। देखिए, चुनाव आयोग जो मृतक है वोटर लिस्ट में 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के मृतक का नाम है, उसको निकाला जा रहा है। गांवों से लोग शहर में जाके बस गए हैं, वहां वोटर लिस्ट में नाम करा लिए हैं, गांव में भी है, तो एक जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी संसद में विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। वहीं बीजेपी का दावा है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के आदेश पर वार पलटवार जारी है। विपक्ष जहां निगरानी और जासूसी के आरोप लगा रहा है, वहीं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी कि इसको इंस्टॉल करना कंपलसरी नहीं है। सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के आदेश को लेकर जमकर सियासी विवाद हो रहा है। विपक्ष ने अनचाही निगरानी और जासूसी जैसे आरोप लगाए तो सरकार की तरफ से सफाई भी आ गई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है। कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है, तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि संचार साथी ऐप निजता का हनन है। सरकार का संचार साथी ऐप का फैसला डिक्टेटरशिप वाला है। It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. वहीं बीजेपी के सांसद शशांक मनी ने सरकार के फैसले का समर्थन किया और कहा कि इससे बढ़ते साइबर अटैक को रोकने में मदद मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं तो आईआईटी का हूं, तो मैं समझता हूं किस प्रकार का साइबर अटैक्स हो रहे हैं, किस प्रकार की डेटा पिरेसी भी हो रही है बाहरी पायलटों की दौरान। तो मैं समझता हूं कि इस संचार ऐप से लोगों में जो एक तरह से एक सिक्योरिटी की भावना है वो भी बढ़ेगी, हमारे डेटा भी पलायन नहीं होगा और हर तरीके से जो नागरिक का एक तरह से रक्षा होनी चाहिए वो डिजिटल माध्यम से होगी। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। संचार साथी ऐप के मोबाइल में अनिवार्य होने करने पर जहां सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया, वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि इसे इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए। इस पर प्राइवेसी पर एक छेड़छाड़ है और लोगों की जो स्वतंत्रता है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता पर, हमारी स्वतंत्रता पर हमला है। Not studied the issue in full detail, but common sense tells me that these apps can be useful provided they are voluntary. Everybody who needs them should be able to download them. Making anything compulsory in a democracy is troubling, but I need to look a little more as to what the logic is of the government. In fact, the government should explain all this to the public. दरअसल केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया था। फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया और कहा कि ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। उन्होंने इसे एक जासूसी ऐप बताया है जिस पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। रेणुका चौधरी के संसद परिसर में कुत्ता लाने के विवाद पर राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि आजकल इंडिया इन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहा है। मेरा मानना है कि आज कुत्ता मेन टॉपिक है।
देश में इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए। कुत्ते अंदर अलाउड हैं, बाहर अलाउड नहीं है। क्या कर दिया बेचारे कुत्तों ने? यहाँ आता था? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। प्रधानमंत्री ऑफिस का नाम बदल दिया गया है। पीएमओ कैंपस अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। पीएमओ परिसर का नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। देश भर के राजभवनों का नाम लोक भवन किए जाने का भी आदेश जारी हो गया है। नाम बदलने पर पीएमओ की तरफ से बयान जारी किया गया कि नाम बदलने से सोच बदलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर को देश भर के राजभवनों के नाम बदलकर लोक भवन करने का आदेश दिया। तो वहीं आज राजनिवासों का नाम बदलकर लोक निवास करने का आदेश दिया गया। इसके बाद उत्तराखंड के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया। देहरादून नैनीताल के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया। राजभवन से नाम लोक भवन किया गया। राजपथ कर्तव्य पथ बन गया। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम 2016 में लोक कल्याण मार्ग किया गया। पीएम ऑफिस वाले नए परिसर को सेवा तीर्थ कहा जाएगा। केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन है। ये बदलाव सतही तौर पर प्रतीकात्मक लग सकते हैं, असल में ये गहरे वैचारिक बदलाव का प्रतीक है। भारतीय लोकतंत्र सत्ता की बजाय जिम्मेदारी और पद के बजाय सेवा को चुन रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में शासन के क्षेत्रों को कर्तव्य और पारदर्शिता को लेकर नया रूप दिया गया। अब हर नाम, हर इमारत, हर प्रतीक एक सरल विचार की ओर इशारा करता है। सरकार सेवा के लिए है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मीटिंग में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें खेलकूद, पर्यटन, वित्त विभाग समेत कई एजेंडे शामिल रहे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी और उस दौरान अहम प्रस्तावों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत प्रस्ताव पास हुआ और इसके तहत शाहजहांपुर और मथुरा की एक एक कंपनी को लाभ मिला। बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाने के निःशुल्क भूमि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 14 जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी। बलरामपुर, बस्ती, इटावा, रायबरेली, महाराजगंज समेत यूपी के 14 जिला अस्पतालों का आधुनिकीकरण होगा। विकसित यूपी 2047 के विजन के तहत राज्य के हर जिले में होगा। अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा। ये कैबिनेट की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या में रामायण संग्रहालय को मंजूरी दे दी गई है। ये संग्रहालय विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इसमें रामायण के सभी पात्रों का जिक्र होगा, यानी कि इस संग्रहालय के माध्यम से सनातन संस्कृति और सभ्यता सीधे तौर पर नजर आएगी और अयोध्या पर्यटन के लिहाज से और बढ़ोतरी होगी। अयोध्या में विश्व स्तरीय संग्रहालय बनने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री ने बताया कि अयोध्या में विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाने के लिए टाटा को 25 एकड़ जमीन दी गई थी। अब नए 52 एकड़ नजूल जमीन टाटा को दी जाएगी। मंदिरों की जानकारी इस म्यूजियम में होगी, जो कि विरासत को संजोए रखेगी। पीपी मोड़ पे हो रहा है। टाटा सन्स उसमें सहयोगी है और एक बहुत अच्छा प्रयास है कि कोई अयोध्या जी आए रामलला का दर्शन करने के लिए, तो एक सप्ताह अयोध्या में बिताए, इस प्रकार का प्रबंध। सर, कुल 20 प्रस्ताव पास हुए। आज 20 प्रस्ताव पास। कैबिनेट की बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताव पास हुए हैं प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए। खासकर अयोध्या धाम में रामायण संग्रहालय, एक विशाल रामायण संग्रहालय जो भारत की सनातन संस्कृति से दुनिया को परिचय कराएगा। और मेरठ में एक बड़ा योग साधना केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, ढेर सारे विषयों पर आज चर्चा होकर के प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोगों ने प्रतिबद्धता दोहराई है और प्रदेश नंबर 1 पर डेवलपमेंट के मोर्चे पर, लाइन आर्डर पर पूरे राष्ट्र में रहेगा। सर, राम मंदिर का